गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th लीगल स्टडीज का सेकेंड यूनिट में थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिए। देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है, इसमें टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट। सिविल रॉन्ग का मतलब कि जब आप किसी पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के किसी प्राइवेट राइट्स को वायलेट करते हैं, तो ये कहा जाता है कि आपने उसके साथ एक सिविल रॉन्ग किया। जब आप किसी पर्सन के प्राइवेट राइट्स का वायलेशन करेंगे, उसके किसी निजी अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, तो उसमें कहा जाएगा कि आपने एक सिविल रॉन्ग किया या टॉर्ट किया उसके साथ। और इसका मतलब कि क्रिमिनल रॉन्ग भी होता है, क्योंकि सिविल रॉन्ग होता है तो क्रिमिनल रॉन्ग भी होता होगा। क्रिमिनल रॉन्ग कब होगा? जब आप कोई ऐसे एक्ट करते हैं, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करते हैं जिसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। किसी एक पर्सन के ही केवल अधिकार का वायलेशन आप नहीं कर रहे हैं, राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहे, बल्कि सोसाइटी एट लार्ज में वो आपका एक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और दूसरों के अधिकार भी उसमें खतरे में आ जाते हैं, तो वो क्रिमिनल रॉन्ग होगा। इसके बारे में डिफरेंस हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। इसमें या तो कोई पर्सन इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को इंजरी या हार्म हो जाता है। टॉर्ट एक रॉन्गफुल एक्ट है जिसमें एक पर्सन इंटेंशनली यानी कि जानबूझ करके या फिर एक्सीडेंटली गलती से अनजाने में कोई ऐसा काम करता है जिससे कि दूसरे को इंजरी या हार्म हो जाती है, और फिर वो दूसरा व्यक्ति जिसको कि ऐसी इंजरी या हार्म हुई है वो कोर्ट में जाकर के रेमेडी के तौर पर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्ट कहते हैं। यानी वो रॉन्गफुल एक्ट जो इंटेंशनली या एक्सीडेंटली किए गए हों, किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्राइवेट राइट्स को वायलेशन, जिसमें कि वो दूसरा व्यक्ति जिसके राइट्स को वायलेट किया गया है वो कोर्ट में जाकर के डैमेजेस क्लेम कर सकता है एज ए रेमेडी। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के जो रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है उसके खिलाफ पनिशमेंट नहीं मांग सकता कोर्ट में। ये नहीं कह सकता कि इसको सजा दे दी जाए, जेल भेज दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसा कोई गलत काम नहीं होता है, बल्कि इसमें केवल ऐसा गलत काम हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, जिसके लिए उस जो विक्टिम है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि मेरे इतने का नुकसान हो गया, मुझे इतनी कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए, ये कोर्ट में कह सकता है। अब कोर्ट इसके बाद या तो उसको डैमेजेस देने के लिए ऑर्डर कर देगा या फिर इंजंक्शन का ऑर्डर कर देता है। इंजंक्शन का मतलब कि जो भी गलत काम हो रहा है उसको रोकने का ऑर्डर दे सकता है, या फिर दोनों दे सकता है। ठीक है, तो इंजंक्शन दे सकता है कोर्ट ऑर्डर करके, डैमेजेस दिलवा सकता है, कॉम्पनसेट करवा सकता है इसका मतलब, और कहीं कहीं पर दोनों भी हो सकते हैं। जो टॉर्ट वर्ड है इसका ओरिजिनेशन एक लैटिन वर्ड टॉर्टम से हुआ है। टॉर्टम जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड या क्रूक्ड। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना है। टॉर्टम से हुआ जिसका मतलब ट्विस्टेड या क्रूक्ड है, मतलब द थिंग विच इज नॉट स्ट्रेट। अब क्योंकि सिविल रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, क्रिमिनल केस में जो होता है, स्टेट लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है। स्टेट लीगल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है मतलब जिसने भी क्राइम किया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कोर्ट के अंदर उस पर केस चलाने का काम स्टेट करता है। स्टेट का मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो चलाती है। ठीक है, विक्टिम के बिहाफ पर। और इसमें अगर वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है क्राइम करने का वो दोषी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है कोर्ट के द्वारा। उसको जेल हो सकती है, सजा काटनी पड़ सकती है। जबकि सिविल एक्शन में क्या होता है,
सिविल रॉन्ग में क्या होता है, जैसे कि टॉर्ट की केसेस में क्या होता है, सिविल कोर्ट में इसको परस्यू किया जाता है। सबसे पहली बात तो क्रिमिनल केस किस में परस्यू किया जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट में परस्यू किया जाएगा। और जो टॉर्ट के केसेस होते हैं सिविल रॉन्ग है तो सिविल कोर्ट में परस्यू किए जाएंगे। इसमें विक्टिम खुद या अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू प्रोसिक्यूट करता है। क्रिमिनल रॉन्ग में कौन प्रोसिक्यूट करता है, स्टेट प्रोसिक्यूट करता है। सिविल रॉन्ग में कौन प्रोसिक्यूट करता है, जो विक्टिम होता है वो खुद अपना वकील करेगा, उससे प्रोसिक्यूशन करेगा और कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम करेगा। जबकि क्रिमिनल वाले में किसके लिए, पनिशमेंट के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन होता है कॉम्पनसेशन के लिए, इंजंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल इन दोनों में डिफरेंस है अगर सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग की बात की जाए तो। अब जो टॉर्ट केसेस होते हैं उसमें जनरली कॉम्पनसेशन की ही डिमांड की जाती है, पनिशमेंट की बात नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो टॉर्ट होते हैं वो क्रिमिनल लॉज के अंदर भी आते हैं, यानी कुछ ऐसे टॉर्ट्स हैं, खासकर जो इंटेंशनल टॉर्ट्स होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर भी एक रॉन्गफुल एक्ट होते हैं, यानी वो क्राइम की कैटेगरी में भी आ जाते हैं और वो टॉर्ट भी होते हैं। ये दोनों में ही आ जाते हैं, टॉर्ट प्लस क्राइम दोनों हो सकते हैं। जैसे डिफेमेशन हो गया, ठीक है, असॉल्ट है, बैटरी है, तो वो क्या है, दे आर क्रिमिनल एक्ट्स ऑल्सो। तो इसके लिए प्रोसिक्यूशन अगर क्रिमिनल मानकर कि क्रिमिनल रॉन्ग मानकर किया जा रहा है तो वो क्रिमिनल रॉन्ग के अंदर स्टेट प्रोसिक्यूट करता है, एक केस चल रहा होता है। और हो सकता है कि मान लीजिए क्रिमिनल केस में वो बरी भी हो जाए या नहीं भी, अगर उसको पनिशमेंट होती है तो क्योंकि ये टॉर्ट की कैटेगरी में भी आता है तो वो विक्टिम अपना लॉयर करके खुद एक सिविल केस भी दायर कर सकता है सिविल कोर्ट में और उससे कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो ये दोनों ही कैटेगरीज में आते हैं। और जब टॉर्ट का और क्राइम का दोनों का होता है तो इसमें कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलता है, प्लस पनिशमेंट के भी चांसेस होते ही हैं क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है। उसके बाद देखिए की डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। की डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, तो जैसे पहले बताया, क्राइम जो है वो अगेंस्ट द स्टेट एक रॉन्ग माना जाता है, सरकार के खिलाफ एक रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ एक अपराध है, एक रॉन्गफुल एक्ट है। तो जब पब्लिक एट लार्ज कहीं पर मुसीबत में होगा तो उससे निपटने की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार उससे निपटेगा, सरकार के अगेंस्ट में वो क्राइम माना जाएगा। और ये किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में एक रॉन्ग होता है। केस स्टेट द्वारा चलाया जाता है, इसमें स्टेट का जो लॉयर है वो प्रोसिक्यूट करेगा। और यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो अफेक्ट हुआ है उससे, उसके रॉन्गफुल एक्ट से, जिसको कि क्लेमेंट कहा जाता है, वो इसमें प्रोसिक्यूट करेगा। अच्छा, जो टॉर्ट करने वाला होता है उसके लिए भी एक टर्म है टॉर्ट फीजर, उसको बोलते हैं टॉर्ट फीजर। जो कोई व्यक्ति अगर टॉर्ट करता है तो उसको हम लोग टॉर्ट फीजर बोलेंगे। या फिर केस जब चल रहा होता है तो वो डिफेंडेंट कहलाता है, डिफेंड करता है क्योंकि वो खुद को, तो टॉर्ट फीजर भी उसका एक नाम होता है, याद रखने के लिए इसको भी याद रखें। अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट है या जो टॉर्ट फीजर है, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द क्रिमिनल कोर्ट, वो क्रिमिनल कोर्ट पे उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्रिमिनल चार्जेस फेस करेगा वो, उसके अगेंस्ट में आईपीसी की धाराओं में या दूसरे क्रिमिनल एक्ट्स की धाराओं में केस चलेगा। इसमें सिविल कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और उसके ऊपर सिविल एक्शन ब्रॉट किया जाएगा, यानी कि सिविल चार्जेस लगाए जाएंगे, सिविल रॉन्ग के चार्जेस उसके ऊपर लगाए जाएंगे। जो क्राइम होता है उसके अंदर डिफेंडेंट विल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड, पनिशमेंट के लिए अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अगर यहाँ पर टॉर्ट में वो लायबल पाया जाता है या गिल्टी पाया जाता है कह सकते, तो वो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस पे करेगा, ऐसा ऑर्डर किया जाएगा। जो मेन पर्पस है क्रिमिनल लॉ का वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई क्रिमिनल रॉन्ग करता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल
एक्ट्स के अंदर चार्जेस लगा करके और उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसको जेल में भेजा जाता है, ताकि समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कोई ऐसी गलतियां ना करे दोबारा से, इसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो सिविल रॉन्ग है या जो टॉर्ट है, उसके अंदर जो मेन पर्पस है वो जिस भी इंडिविजुअल के साथ गलत काम हुआ है, जिसको भी सफर किया है, जिसने भी रॉन्गफुल एक्ट को, जो उसका विक्टिम हुआ है, उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट आगे ना हो, और जो उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या जो भी उसका नुकसान हुआ है, उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए, रेमेडी प्रोवाइड की जाए, ये इसका मेन पर्पस होता है। नाउ अगर आगे डिफरेंस की बात करें, तो जो क्रिमिनल लॉ है वो पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है, जबकि टॉर्ट सिविल लॉ का या प्राइवेट लॉ का एक ब्रांच है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, यानी कि जब आप किसी पर क्रिमिनल चार्ज लगाएंगे कोर्ट में, तो उसके खिलाफ आपको साबित करने में पूरी तरीके से साबित करना पड़ेगा उसके क्राइम को, बियॉन्ड एनी डाउट, कोई भी संदेह ना रह जाए। अगर 1% भी संदेह रह गया जज के मन में, तो हो सकता है वो उसको सजा ना दे। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा, और ये प्रूफ करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन पर होगा। और प्रोसिक्यूशन कौन करता है? स्टेट करता है। तो स्टेट पर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको दोषी साबित करे कि उसने ये क्राइम किया है। नहीं साबित कर पाएगा तो वो बरी हो जाएगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। उसको ये साबित नहीं करना कि हमने ये क्राइम नहीं किया है। जो डिफेंडेंट है, जो अक्यूज पर्सन है, उसको नहीं साबित करना कि मैंने क्राइम नहीं किया, बल्कि ये साबित करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको बोलते हैं, वो प्रोसिक्यूशन पर है। जिसने आरोप लगाया है कि इसने ये गलत किया, जज के सामने वो साबित करेगा, और बिना किसी डाउट के साबित करेगा। जरा सा भी संदेह होगा तो जज उसको छोड़ सकता है, सजा नहीं देगा। जबकि टॉर्ट के केसेस में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि आप अगर 50% से ज्यादा 60, 70, 80% तक प्रूव कर पाए, तभी भी वो आपको कॉम्पनसेशन के लिए ऑर्डर कर देगा जज, उतने में भी काम चल जाएगा। इसमें बियॉन्ड एनी डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप केवल जज के मन में ये संभावना रख दीजिए अपने तथ्यों से, अपनी सबूतों से, कि हाँ ये ऐसा कर सकता है, ऐसी संभावना है, तभी भी जज आपके फेवर में डिसीजन दे देगा। और इस पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट का होता है। जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरा राइट वायलेट हुआ है, वो साबित करेगा कि भाई इसने ये गलत काम किया है। नेक्स्ट आता है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। तो देखिए, जो टॉर्ट होता है उसमें लॉ के द्वारा प्राइमरली जो ड्यूटीज होती हैं पार्टीज की, वो फिक्स की जाती हैं। मतलब कि कानूनन जो बातें तय हैं कि समाज में आपको दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना है, किसी के भी प्राइवेट राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करना है, ये चीजें कानूनी तौर पर फिक्स्ड ड्यूटीज हैं लोगों की। तो ये ड्यूटीज ऑलरेडी लॉ में फिक्स्ड होती हैं, उनको आपको फॉलो करना है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं, आपको पता है कि एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, मान लीजिए इनके बीच में कोई बात तय होती है आपस में, तो वो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर लीगली इन्फोर्सेबल हुआ तो इनके बीच का एग्रीमेंट। तो जो दो पार्टीज आपस में कोई बात तय कर रही हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर आपको पढ़ाया है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा उस चीज को। जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रही हैं, वही एक दूसरे पर लाइबिलिटीज तय करती, ड्यूटी तय करती है। कि अगर एक्स ने वाई को कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, और वाई ने कहा था ठीक है मैं बदले में तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर ड्यूटीज इंपोज करी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और ये कह रहा है कि मैं आपको गाड़ी दूंगा, तो एक दूसरे की ड्यूटी, अगर कोई इस बात अपनी बात को पूरा नहीं करेगा तो दूसरा कोर्ट में जा सकता है। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि ड्यूटी जो है वो कम्युनिटी एट लार्ज की तरफ जो ड्यूटीज होती है उनकी बात की जा रही है टॉर्ट में। यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के प्रति आपकी ड्यूटीज नहीं है। कम्युनिटी एट लार्ज, हर इंडिविजुअल व्यक्ति जो समाज में रह रहा, आपकी कम्युनिटी में आसपास में है, समाज में रहता है, उसके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, ड्यूटीज हैं, उनको कवर किया जाता है टॉर्ट में। अगर आप उन ड्यूटीज का वायलेशन करेंगे तो टॉर्ट के अंदर आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा।
जबकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जिस पर्सन के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पर्सन के प्रति जो आपने ड्यूटी अपनी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने ली है, प्रॉमिस किया है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के तरफ आपकी जो लाइबिलिटी है उसको लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में डील किया जाता है। यहाँ पर प्रिविटी बिटवीन पार्टीज नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक दूसरे को ही शू कर सकते हैं या कोर्ट में उन पर केस कर सकते हैं, उनके बीच में पहले से तय हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। वाइकेरियस लाइबिलिटी यही कहता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन रॉन्गफुल एक्ट करता है जिसके लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो वो भी एक जायज प्रोसिक्यूशन होगा, उसको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे ने बॉल मार करके किसी की कार का कांच तोड़ दिया, तब उस बच्चे को थोड़ी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके पेरेंट को किया जा सकता है कि उसका पेरेंट जो है वो कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ है, टॉर्ट तो हुआ है, लेकिन वहां पर उसका जो गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो भरपाई करे। इसी तरह से प्रिंसिपल और सर्वेंट का जो रिलेशन होता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति ने अब कोई सर्वेंट रखा है, एक्स ने वाई को सर्वेंट रखा है और वाई अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने ड्यूटी के कामों को परफॉर्म करने के दौरान कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए एक्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं कि जो विक्टिम है या जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है उन्हीं दोनों के बीच में केवल कोई बात होगी कोर्ट में, बल्कि थर्ड पार्टी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है अगर उसकी जिम्मेदारी बनती है तो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक्स ने ड्राइवर रखा है वाई को और वाई गाड़ी चलाते समय जेड का एक्सीडेंट कर देता है, उसको चोट पहुंच जाती है, तो जेड क्लेम कर सकता है एक्स से कि वो उसको कॉम्पनसेट करे। तो यहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट तो वाई ने किया, हुआ जेड के साथ विक्टिम है, लेकिन क्लेम किया जा रहा है एक्स से, क्योंकि वाई ने अपने ड्यूटी के दौरान ये रॉन्गफुल एक्ट किया है और एक्स ने उसको रखा था ड्राइविंग पे, तो एक्स की जिम्मेदारी बनती है कि वाई कोई भी गलत काम करे तो उसको वो उसके लिए कॉम्पनसेट करे। अब उसके बाद ये तो नो प्रिविटी, मतलब यहाँ प्रिविटी नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, प्रिविटी होती है। प्रिविटी होती है मतलब अगर एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये दोनों ही आपस में जिम्मेदार होंगे एक दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये कहें तो ज्यादा सही होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिसने भी किया होगा उसके खिलाफ दूसरी पार्टी ही सू कर सकती है उसको। ऐसा नहीं कि एक्स ने कुछ गलत किया तो एक्स के पिताजी पर जा करके और कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का केस कर दें। जेड एक्स के फादर हैं तो एक्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, वाई क्या कर रहा है, जेड के ऊपर जा करके केस कर रहा है, जेड एक्स का फादर है इसलिए। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्स तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जबकि वो एक मेजर होगा, माइनर होगा तो कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिन दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही एक दूसरे के प्रति लायबल होंगे, थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके बाद इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडी। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब जो पहले से फिक्स होते हैं, प्री फिक्स होता है, मतलब कि पहले से फिक्स किया जाता है, जो वही डैमेजेस उसमें मिलते हैं। एक्स ने वाई को कार बेचने के लिए कहा था, उसने अपनी कार दे दी, लेकिन वाई ने जो 1 लाख रुपए देने के लिए कहा था उसमें से 50,000 दिया, 50,000 नहीं दिया, तो एक्स क्या करेगा, क्लेम करेगा कोर्ट में जाकर वाई के खिलाफ। कितना क्लेम कर सकता है, 50,000 ना, 50,000 तो दे चुका है, तो ये ऑलरेडी फिक्स है कि कितना पैसा डैमेज में मिलेगा। वाई को कितना देना पड़ेगा, मैक्सिमम 50,000 का क्लेम हो सकता है, और जो प्रोसिक्यूशन के चार्जेस होंगे वो भी ऐड कर सकता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर फिक्स होता है। लिक्विडेटेड मतलब फिक्स डैमेजेस है, दोनों के बीच में जो बात तय हुई थी उसी के हिसाब से। यहाँ पर अनलिक्विडेटेड है। अब अगर एक्स ने जेड का एक्सीडेंट किया था तो पहले से थोड़ी तय था कि अगर मैं जेड का एक्सीडेंट कभी जिंदगी में कर दूंगा तो मैं इतना कॉम्पनसेशन करूंगा, ऐसा थोड़ी तय किया जा सकता है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो रहा नहीं हुआ इनके बीच में, ये तो टॉर्ट है, और टॉर्ट में कोर्ट डिसाइड करेगा
कि कितना डैमेज दिलवाया जाएगा जेड को, कितनी चोट पहुंची, कितना खर्चा हुआ जेड का, कितनी तकलीफ हुई, कितना नुकसान हुआ चोट की वजह से, वो सारी चीजें देख करके और कोर्ट तय करेगी कि भाई कितना इनको कॉम्पनसेशन दिलवा दिया जाए। तो ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, यानी कि पहले से फिक्स नहीं होता है डैमेज यहाँ पर। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के बीच में, और उसके बाद क्राइम और टॉर्ट के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ। तो सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ बहुत सिंपल है। टॉर्ट के लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ है, जैसे बाकी चीजों के लिए आप एक्ट पढ़ते हैं, कोड पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उस तरह का कोई एक्ट नहीं बना है। बल्कि ये जो टॉर्ट के केसेस कोर्ट के सामने आते रहे हैं पिछले सैकड़ों सालों में, वो उन पर जो जुडिशियल डिसीजंस आए हैं कोर्ट के, उन्हीं से ये डिराइव हुआ है, डेवलप हुआ है। तो जितने भी कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के कंट्रीज हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इंडिया है, वहां पर पिछले सैकड़ों सालों में जो भी केसेस आते रहे हैं, उन केसेस, अगर वो केस किसी एक्ट के अंदर आता होगा तो जाहिर सी बात है उस एक्ट के प्रावधान के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से पनिश किया जाता रहा होगा या कॉम्पनसेट कराया जाता रहा होगा। लेकिन अगर कोई उसमें नहीं फॉल होता है तो उसको टॉर्ट के अंदर रख करके और ट्रीट किया जाता रहा है पिछले सैकड़ों सालों में। और उन पर जितने भी डिसीजंस आए हैं कोर्ट के, उन जुडिशियल डिसीजन से ही ये डेवलपमेंट हुआ है टॉर्ट लॉ का। तो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अगर वो किसी एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट के अंदर डील नहीं किया जा सकता, तो वो टॉर्ट लॉ के अंदर डील किया जाता है, कोई भी सिविल रॉन्ग। और उसको डील करते समय जो भी पिछले डिसीजंस रहे हैं कोर्ट्स के, उनको फॉलो करते हुए कोर्ट्स अपने जजमेंट्स देते हैं। और कई बार इन्हीं डिसीजंस के बेसिस पर, इन्हीं केसेस के बेसिस पर ही तय किया जाता है कि ये टॉर्ट का मामला है नहीं है, ठीक है। हालांकि समय के साथ साथ कुछ चीजें, कुछ ऐसे एक्ट्स बना दिए गए हैं जो कि पहले जिनके मामले टॉर्ट में आते थे, जैसे कि आपके इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी कंज्यूमर की जो भी ग्रीवेंसेस होते थे वो टॉर्ट के अंदर डील किए जाते थे। लेकिन अब उसके लिए अलग से प्रावधान बना दिए गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, जितना पनिशमेंट, कॉम्पनसेशन या जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से कोर्ट हैंडल करता है। इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, पहले मोटर एक्सीडेंट्स के सारे केसेस टॉर्ट के अंदर डील किए जाते थे। अब इन प्रावधानों को, इस एक्ट के प्रोविजंस को यूज करते हुए कोर्ट इनको डील करता है। तो ये आपके सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ है। तो अगर पूछे जाए सोर्स ऑफ टॉर्ट लॉ क्या है, तो आप बोलेंगे जुडिशियल डिसीजंस मेड बाय कोर्ट्स ऑफ कॉमन जुरिस्डिक्शन कंट्रीज, ठीक है, जैसे इंडिया, यूएसए और इंग्लैंड। तो ये आज का आपका टॉपिक था, इसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिए, जो क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हैं।